साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे अभी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा है अलग अलग पब्लिकेशन का। तो आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का। तो अभी तक हमने 7 सेट कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में सातों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से एनालाइज करिए। सभी करंट अफेयर्स के साथ है और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूडेड है सब में। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सेट नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं तो ये कितने हैं? ये है 5 पद। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया था। तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। और भारत सरकार इसको कब अपनाई थी? तो भारत सरकार इसको अपनाई थी 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार इसको अपनाई थी आधिकारिक रूप में। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो 1919 में किया गया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है तो ये कौन सा दर्रा है? तो ये है आपको पालघाट दर्रा, ऑप्शन बी। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 305 मीटर और ये जो है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है पालघाट दर्रा। और साथ ही साथ देखते हैं थालघाट दर्रा, ये क्या करता है? नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई एवं पुणे के बीच स्थापित करता है। तो इन सब बातों को भी साथ में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है तो ये है आपको डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है अनेमुदी। कितना है? 2695 मीटर। और ये जो है साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो कोडाइल कनाल जो है ये कहाँ है? तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। और सतपुरा जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसी की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़। और महेंद्रगिरी जो है ये कहाँ पे है? ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा का तटीय भाग में स्थित है महेंद्रगिरी। तो इन सब बातों को भी साथ में ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 ओर से भारत को जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है। तो कौन सा घिरा? ये त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि चीन के साथ कितना राज्य सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है लद्दाख। बांग्लादेश के साथ कितनी राज्य सीमाएं बनाती हैं? तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये अगर पूछ दे कि भारत की कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं तो वो कुल 16 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे छोटी सीमा जो है हमारा वो लगता है अफ़गानिस्तान से, सबसे छोटी सीमा। और सबसे बड़ी सीमा लगता है वो लगता है हमारा बांग्लादेश से। इसको भी ध्यान में रखेंगे, बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा लगती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को कौन किया था? तो ये किया था सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। उस समय वॉइसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय वॉइसराय था। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था कि दिल्ली अब भारत की राजधानी होगी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्र कला सीखी तो ये किससे सीखे थे? तो ये थियोडोर जेनसन से, ऑप्शन ए। अब राजा रवि वर्मा के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। ये कहाँ के? तो ये केरल के एक प्रसिद्ध राजा थे जो कि एक चित्रकार भी थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जैसे कि संगीत सभा, शकुंतला, अर्जुन व सुभद्रा, ये सब इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और राजा रवि वर्मा को 1904 में कैसरे हिंद उपाधि से नवाजा गया था। इनको आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है।
और इन्हीं पर आधारित एक फिल्म भी है जो कि इंग्लिश में है, कलर ऑफ पैशन। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिए। जैसा कि आपने देखा है कि पूरा वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सारा क्वेश्चंस, तो इससे आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, तो ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनकी कुछ और पुस्तकें हैं जैसे कि एन ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, उसके बाद है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सभी इन्हीं की पुस्तक हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी है। सबूरी के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षा में औसत कितना स्कोर करना पड़ता है। तो देखते हैं कि 15 परीक्षा में सुबीर द्वारा प्राप्त अंक कितना है, तो वो है 29, यानी कि 29 का औसत बता रहे, तो टोटल कितना हो जाएगा 29 × 15, ये हो जाएगा 435 अंक। और 11 परीक्षाओं में इसका औसत कितना है रुचिरा का, वो है 27, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 27 × 11, तो ये हो जाएगा आपको 297। अब अंकों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 138। और परीक्षाओं में कितना डिफरेंस है, ये 15 परीक्षा दे चुके हैं, 11 यानी कि 4। तो अब इसको कितना औसत स्कोर करना पड़ेगा, तो वो इसको करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड दे देंगे तो ये आपको आएगा 34.5, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है, नहीं, ये हमेशा अमावस्या की रात्रि को होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, नहीं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषु और वसंत विषुव कहते हैं, नहीं, ये 23 सितंबर और 21 मार्च को कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है, नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये दोनों आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो सही कूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि एक कैलेंडर माह में कितनी 2 पूर्णिमाएँ होती है, और दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं, फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून कहते हैं। दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून की अवस्थिति में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है लगभग, तो इसकी लंबाई जो है वो 168 मीटर है। स्वेज नहर बन के कब तैयार हुआ था, तो ये 1872 में ही ये चालू हो गया था। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो वो है कील नहर, और सबसे व्यस्त जलमार्ग वो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, प्लस लाल सागर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्य थे, तो ये कौन थे, ये थे मलयालम साहित्य में मिला था। किनको मिला था, ये शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। और हिंदी में पूछे सबसे पहले कब मिला था, तो वो 1968 में मिला था। और कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न अवार्ड होता है, नागरिक सम्मान। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता का पुरस्कार जो होता है वो अशोक चक्र होता है। और खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड होता है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वींसबेरी रूल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो स्पोर्ट एंड पर्सनैलिटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप लोग को साथ में ध्यान में रखना होगा। जैसे कि और स्पोर्ट से जैसे मुक्केबाजी से संबंधित कुछ शब्दावली होते हैं वो सब भी आता है, इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कुछ खेल से संबंधित शब्दावली है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मुक्केबाजी से है पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग, ये सब। और गोल्फ से संबंधित है जैसे बोगी, फोरसम, पुटहॉल, कैडी, लिम्स, आयरन। बेसबॉल से संबंधित देखें तो वो है होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन। और बास्केटबॉल से संबंधित देखें तो हो जाएगा 3 सेकेंड्स, रिंग, सेंटर लाइन, पिनोट, फ्रंट कोर्ट, बैक कोर्ट।
तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ की गर्भ से जन्म लिया था? तो वो कौन था? वो थे जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वॉइसरॉय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था रिपन के द्वारा, ऑप्शन सी। कब किया गया था? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और रिपन क्या किए थे? 1882 में ही आर्म्स एक्ट को भी समाप्त किए थे। और इन्हीं के द्वारा लाया गया था इल्बर्ट बिल, जिसके द्वारा भारतीयों को न्यायिक कार्यों के समान अधिकार देने का प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। और कैनिंग जो था ये 1857 के समय गवर्नर जनरल था, और ये भारत का पहला वॉइसरॉय भी रहा, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वॉइसरॉय। और लिट्टन जो था ये कब से कब तक था? 1876 से 1878 तक। इसी के समय भारतीय देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था। और कर्जन के समय पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 15 अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो ये हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो ये हमें मिलता है 13वें शिलालेख से, ऑप्शन डी। कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क आजम कहलाती थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये थी कलकत्ता से पेशावर, इसी को बोलते थे जीटी रोड, जिस पे आज हमारा NH1 और NH19 है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और शेरशाह के बारे में कुछ फैक्ट देख ले तो इनके बचपन का नाम क्या था? वो था फरीद खान, और इन्होंने ही सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखते क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पाटजोल मिट्टी कोंधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, ये सही बात है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है, तो ये भी सही बात है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ये भी सही बात है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी की होती है, तो ये भी सही बात है, यानी चारों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये क्या थी? प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और कुछ और देख लेते हैं कि भारत शासन एक्ट 1935 के और क्या विशेषताएं थी। तो ये थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, प्रांतीय स्वायत्तता, जो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा था। और एक और कथन कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दिया गया जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों ने क्रिप्स को भारत किस उद्देश्य से भेजा था? तो ये भेजा था इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन सी। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था ये लगभग 3 मिशन में आया था, जैसे कि एक कैबिनेट मिशन में भी ये सदस्य बन के आया था, क्रिप्स मिशन में भी आया था, और उसके बाद ये साइमन कमीशन में भी आया था। तो ये लगभग 3 कमीशंस में सदस्य बन के आया था, और क्रिप्स मिशन का अध्यक्षता भी यही कर रहा था। और इसी के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये एक दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुगाने वाला चेक दिया हुआ, यानी पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन नंबर 20, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 45 के द्वारा। और एक और अनुच्छेद में शिक्षा का चर्चा है, जो कि है आर्टिकल 21 का क, और नीति निर्देशक तत्व में है 45 में, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य में कितना है? 51 के क में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2009 में। और लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। और लागू अभी जो एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसको लागू करने वाला जो राज्य है वो सर्वप्रथम कर्नाटक किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश किया था। इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 47 किससे संबंधित है? तो ये है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और 44 आपको पता होगा कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति, और पर्सनली पूछे तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। तो यहाँ पे पूछ रहा है सामूहिक रूप से, तो लोकसभा के प्रति। अब इसका आर्टिकल भी याद रख सकते हैं कि एक ट्रिक है छोटा सा, सरला। ये आर्टिकल है 79 यानी संसद, राज्यसभा यानी 80 आर्टिकल, और लोकसभा यानी 81 आर्टिकल। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक और विधि है व्यय विधि, उसका भी उपयोग किया जाता है। ये उत्पादन गणना विधि जो है, इसी विधि को वस्तु और सेवा विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। जैसे आपने देखा होगा पुष्पा, ये चंदन की लकड़ी का ही स्मगलिंग करता है पुष्पा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि अंडा पानी पर तैरता रहेगा। नमक डालने से क्या होता है? पानी का घनत्व कम हो जाता है, पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, तो अंडा हल्का हो जाएगा, स्वाभाविक सा बात है, तो वो ऊपर तैरने लगेगा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो वो होगा पृथ्वी की तल पे। वस्तु का जो होता है सर्वाधिक भार वो कहाँ होता है? पृथ्वी की तल पे ही होता है। और एक और फैक्ट याद रखेंगे कि चंद्रमा पर जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, परिदर्शी यंत्र पेरिस्कोप का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। सोनार का क्या उपयोग है? तो वो गोताखोर जल के सतह पर उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं सोनार का। और समुद्री दूरी को किस में नापते हैं? तो वो नॉटिकल मील में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऊष्मा संरचना की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको चालन, ऑप्शन ए। वायुमंडल जो है वो किस विधि पे काम करता है? तो वो संवहन पे करता है। ये संवहन में क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे कि वातावरण जो होता है वो संवहन विधि पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28, सितंबर के महीने में 10 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया। उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च हुई? चलिए देखते हैं। प्रतिदिन जलाया गया, एक महीने सितंबर माह में, तक कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? कुल खपत निकालना है तो पावर होता है गुने विद्युत उपकरणों की संख्या, यानी कितना बल्ब जलाया जा रहा है। तो एक बल्ब जलाया जा रहा है यानी n, और समय कितना T/1000। तो कितना बल्ब जलाया जा रहा है? तो ये जलाया 100 वाट का बल्ब है, एक बल्ब है, और जो होता है समय कितना है? 10 घंटा, और 30 दिन लगातार जलाया जा रहा है बाय 1000। तो इसको काटेंगे तो आपको कितना आएगा? 30 यूनिट, यानी 30 किलोवाट आवर, ऑप्शन ए। 29, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है? उसका वेग परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि आपने 40% सालाना ब्याज तो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 का निवेश किया तो एक साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? एक साल बाद कितनी बारी होगी? जैसे मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन वो हो जाएगा 100, और समय कितना? 1 वर्ष। तो दर है 40%। जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तब समय क्या हो जाएगा? यानी 1 × 4, 4 साल हो जाएगा। और दर क्या हो जाएगा? तो दर 40/4 यानी 10% का हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि तो एक साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? तो एक साल बाद कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। मिश्र धन का क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 to the power n। तो इस पे अब सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 100 × 1 + 10/100 पावर 4, क्योंकि 4 साल था। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 146, ऑप्शन डी, 0.41।
जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है, पानी उबलता है तो एक समान स्थिर रहता है। ऑप्शन सी। पानी का जो होता है वो सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी का आयतन जो होता है वो सर्वाधिक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, दोनों में अंतर। और आयतन न्यूनतम कब होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जिस पे घनत्व सर्वाधिक होता है उस पे आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री पे जो होता है ये घनत्व सर्वाधिक होता है, और 0 डिग्री पर आयतन सर्वाधिक होता है। 32 निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाया जाता है आर्गन। ऑप्शन सी। कितना इनर्ट गैस है टोटल, ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, गुब्बारों में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी। और अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट डालकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। 34 निम्न में से कौन सी धातु अलह धातु यानी नॉन फेरस मेटल है, तो ये है आपको एल्युमिनियम। ऑप्शन बी। एल्युमिनियम का जो निर्माण होता है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसमें 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की राशि कितनी थी, तो साधारण ब्याज होता तो कितना बोला है, 5600 होता, और प्राप्त कितना हुआ है 5250, यानी 350 कम प्राप्त हुआ है। और मूलधन मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है, मूलधन का ये होता है साधारण ब्याज गुने 100 बाय समय इंटू दर, इसी को बोलते हैं SI = TRT/100। तो कितना हो जाएगा ये 350 गुने 100 बाय 5 वर्ष के लिए है और 2% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 3500। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, तो एंजाइम है प्रोटीन। ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 37 नंबर यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। जो बचा हुआ है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है 0.03% वगैरह में। और अगर पेड़ पौधा ही खत्म हो जाएगा तो क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी। 38 नंबर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को। 12 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। 10 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल सॉइल डे, और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 39 नंबर 2 पाइप X और Y क्रमशः 32 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो Y को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए, तो इसको देख लेंगे ऐसे करके कि क्या बोला है 20 मिनट में भर जाए। हाँ, तो समय बोल रहा है तो X कितना है 32 और Y का है 16, तो इसका जो कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32। तो इसका जो इफ़िशियंसी है वो हो जाएगा 1, इसका इफ़िशियंसी 2, यानी कि अब क्या बोल रहा है विकल्प से Y का मान लेते हैं कि जैसे कि 6 मिनट में बंद कर दिया जाए Y को, तो ये कितना 6 दूना 12, तो बचेगा 20 और इसका इफ़िशियंसी है 1, यानी 20 मिनट एक X को लगेगा। मान लेते कभी कभी ऑप्शन को लेके भी सॉल्व करना चाहिए, इससे क्या होता है कि समय भी बचेगा आपको और आंसर्स आ जाएंगे जल्दी। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल किस में नहीं होता है, वो कवक में नहीं होता है। ऑप्शन सी। क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है, ये केवल पादप तथा शैवाल में पाया जाता है, जंतु में भी नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल के जो होते हैं 4 घटक होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल।
तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू अधिकतम होता है? तो ये किसका होता है? ये होता है वसा का, ऑप्शन ए। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को लगभग 50 से 75% जो ऊर्जा होता है ये कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आँखें सिर के दोनों तरफ हो, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? तो ये करता है संघनन, जमना, तरल से ठोस और ठोस से तरल में पिघलना, तो संघनन, ऑप्शन बी। 44 नंबर। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि, लंबी इसलिए होती है क्योंकि उनको जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा नीचे तक जाती है पानी की तलाश में, इसमें लंबी हो जाती है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, और एशिया का सबसे बड़ा तो वो है गोबी मरुस्थल, और ऐसा मरुस्थल जहाँ पे सर्वाधिक लोग रहते हैं तो वो है थार का मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही थी? तो ये किस दशक में रहा था? ये 1911 से 21 में नकारात्मक रहा था। ये 0.39% निगेटिविटी देखी गई थी इसमें, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये पूछे कि जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? तो वो 1921 को कहा जाता है, और लघु विभाजन तो 1951 को कहा जाता है। 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये टकसाल अधिकारी थे कलकत्ता में, वही पढ़े थे अशोक के स्तंभ को। क्वेश्चन नंबर 48। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो इस गुच्छों को कहते हैं गैलेक्सी, ऑप्शन बी। ब्रह्मांड में जो है लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, ये सब गैलेक्सी, जो लगभग 98% तारों से भरा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? तो वो काला प्रतीत होगा, ऑप्शन ए। और सफ़ेद क्या होता है? ये सभी रंगों का जो मिश्रित प्रभाव होता है वो सफ़ेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। चलिए आधे पड़ाव पे आ चुके हैं अब। 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ये है कांजीरवन साड़ी तमिलनाडु और गामसा असम, तो ऑप्शन ए सुमेलित है। और ये पूछे कंदागी साड़ी ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। और पोटला साड़ी यह कहाँ का है? ये गुजरात का है। ये पंजाब का नहीं है, ये गुजरात का है, और ये तमिलनाडु का है। इस हिसाब से ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो कुवैत का क्या हो जाएगा? कुवैत का हो जाएगा दिनार। ईरान का क्या हो जाएगा? रियाल। सूरीनाम का गिल्डर, और डेनमार्क का क्रोन। ये सब क्या है? देश और उसकी मुद्राएं हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो लगभग 61.8% है, ऑप्शन सी। भारत का साक्षरता दर पूछे पुरुष का तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 82.14%। सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य का है? तो वो है बिहार का। और ऐसे ओवरऑल पूछे तो वो भी किसका कम है सबसे ज़्यादा? वो भी बिहार का ही कम है, सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 53। पादपों में संचित भोजन पदार्थ है, तो ये क्या है?
ये है मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो ये है आपको साख नीति का, ऑप्शन बी। 55, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये जो होता है इमेगो, ऑप्शन ए। और कुछ कीटनाशक है जैसे कि BHC, यह एक प्रबल कीटनाशक है। उसके बाद DDT, ये भी बहुत जगह यूज़ होता है कीटनाशक के रूप में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, तो किस कारण से नहीं बनता है इंद्रधनुष? तो व्यतिकरण के कारण से नहीं बनता है, बाकी अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन, इन तीनों कारण से इंद्रधनुष बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो ये पोलियो का, नहीं बोलते 2 बूंद पोलियो का। इसकी जो पोलियो ड्रॉप है इसका खोज कब हुआ था? ये 1957 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। और भारत को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो 27 मार्च 2014 को, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है। 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था भारत को। ड्रेन थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? तो ये दिए थे उपयुक्त सभी ने, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी ने दिया था। इनकी एक पुस्तक भी थी दादा भाई नौरोजी का, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन ए। जैसे कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक। जो हरे पौधे खाते हैं वो प्राथमिक, और द्वितीयक क्या होते हैं? यह प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, और तृतीयक क्या होते हैं? ये द्वितीयक को बनाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अग्नि पूजा जाति के अनुयायी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो ये राज्यसभा के उपसभापति का, ऑप्शन डी। कोरम का उल्लेख किस में है? तो ये है आर्टिकल 100 में, जो कि 1/10 होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किस रीट से है? तो ये आपको पता होगा कि ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। टोटल कितनी रीट होती है? 5 होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश। ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 63, तमस उपन्यास के रचनाकार है, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है भीष्म साहनी, ऑप्शन डी। और ये कब लिखा गया था? 1973 में लिखा गया था भीष्म साहनी जी के द्वारा, तमस उपन्यास, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पे बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। और भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण जो था वो फारस के द्वारा किया गया था, और उसके बाद आए थे यूनानी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो वो उसको कहते थे सुमंत, यानी विदेशी मामलों का देखरेख करने वाला को कहते थे सुमंत। पेशवा कौन था? तो पेशवा ये सामान्य विभाग का प्रभारी था पेशवा। पंडित राव ये धार्मिक मामलों के, और सचिव जो हो जाएगा, तो सचिव क्या बोलते हैं? एक तरह से सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 66, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावल डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है? तो ये किस में है? ये है आपको दामोदर, ऑप्शन ए। और जैसे कि कुछ और भी नदियां हैं जिसमें रिफ्ट वैली होती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, और दामोदर में तो होती ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है?
तो ये है ग्रेट थनबर्ग, ऑप्शन सी। शशि थरूर की एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अभिजीत बनर्जी की एक पुस्तक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था? ये 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और भारत कब आया? तो ये 1928 में आया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज़ थे। अब भारत के लिए कानून बनाना है, भारतीय सदस्य है ही नहीं, तो इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और इसी बहिष्कार के क्रम में जब लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे तो इन पर लाठीचार्ज किया गया था और बाद में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। 69, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये कथन गलत है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ये घेंघा नामक रोग होता है। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में ना आयोडीन की कमी पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो ये कब मिलाया था? 1576 में, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि स्पोर्ट्स और उससे जुड़े जो शब्दावली होते हैं या पर्सनैलिटीज होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट कॉर्नर, ऑप्शन बी। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो ये केरोसिन में डुबा कर रखाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सोडियम को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो इस विधि का नाम है डाउन विधि। डाउन विधि की मदद से हम सोडियम को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये किसने भेजा था? ये ताई शुइंग। सभी को पता है कि हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए थे, लेकिन एग्जाम में यही आएगा क्वेश्चन कि भेजा कौन था? तो ये ताई शुइंग भेजा था। ये कब आया था भारत? ये आया था 629 ईस्वी में और रहा कब तक था? 44 तक रहा था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी को हर्ष जो है राजदूत बनाकर चीन भेज देंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 74, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखानों की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो ये किया जा रहा है रायबरेली में। रायबरेली कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। छपरा में क्या है? तो छपरा में रेल पहिया का निर्माण होता है। मधेपुरा में क्या होता है? वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेल इंजन बनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ये हाजीपुर में है। और अगर आपको ऐसे क्या बोलते हैं रेलवे की जोन और उसके मुख्यालय को देखना है तो हमारे चैनल पे खुशबू मैम के द्वारा एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। देखें ना, अभी सेट में क्वेश्चन आया ना, इसी तरह एग्ज़ाम में भी आएगा क्वेश्चन, तब वो सीट नहीं करना है, इससे पहले आप जाके वीडियो को देख लीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, आपको अब पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, ये क्यों हो रही है? भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क, ऑप्शन सी। और इतिहास में पूछे रक्त एवं लौह नीति कौन अपनाया था? तो वो दिल्ली का सुल्तान बलबन अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 77, म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? तो ये किया गया था रूस को, ऑप्शन सी। ये हुआ कब था? ये 19 सितंबर 1938 को हुआ था। इस समझौते में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का प्रतिनिधित्व एकत्र हुआ था और इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखन निम्न में से कौन थे? तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन ए। 79, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये वर्ष 2005 और 6 के बीच में, ऑप्शन डी। ध्यान में रखेंगे इसको।
और सबसे पहला प्रयोग जो था ये 1984 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जेंडर बजटिंग का, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 1984 में। अस्ते का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? तो ये है आपको अपरिग्रह के सिद्धांत का, ऑप्शन ए। इसका मतलब क्या होता है कि चोरी न करना, अस्ते मतलब चोरी न करना, इसको भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 81, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? तो ये है आपको सांप्रदायिकता। अच्छा, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो ये कौन थे? ये थे रेमंड एफ दशमान, ऑप्शन ए। कब किए थे? 1968 में जैविक विविधता का प्रयोग किए थे। और वर्ष 1992 में क्या हुआ था? आप लोग को पता होगा कि रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहीं पे जैविक विविधता शब्द का भी उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? तो ये किया गया है 28 मई 2023 को। ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना था? सेंट्रल विस्टा। और इसमें टोटल सीटें कितनी है? तो लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384। तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 16 17 हाथ में 1, 8 3 1200, टोटल 1272 सीटें हैं। ये लोकसभा और ये राज्यसभा 384, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 84, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है, तो ये कौन है? तो ये है आपको मोहम्मद शमी, ऑप्शन ए। ये किस टीम के प्लेयर थे? तो ये गुजरात टाइटंस के। 85, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया है? तो ये है आपको तेलंगाना, ऑप्शन बी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 से शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना। 86, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फिजी, ऑप्शन डी। बी में भी फिजी है, डी में भी फिजी है, और इनको पापुआ न्यू गिनी के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। मोदी जी को भी बहुत सारे देश का अवार्ड मिला है। 87, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? तो ये ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि वहाँ पर एक पार्क था, हैरिस पार्क, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है लिटिल इंडिया। 88, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो वो थे बिंदेश्वर पाठक। ये कहाँ के थे? ये वैशाली जिला के थे, बिहार के वैशाली जिला के थे। 89, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो ये है ऑप्शन सी, विमल पटेल। इनका नाम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो ये लिखा है सज्जन सिंह, ऑप्शन ए। 91, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पर्रामट्टा काउंसिलिंग के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। इसको ध्यान में रखेंगे। देख रहे हैं भारत वाला कहाँ कहाँ झंडा गाड़ रहा है, वहाँ जाके मेयर बन जा रहा है, एक प्रधानमंत्री बन जा रहा है, गजब। 93, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत, ऑप्शन डी। 94, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लिंडा याकारिनियो, ऑप्शन बी। 95, किस राज्य को गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। 96, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अमृत उद्यान, ऑप्शन सी। 97, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जयिता गुप्ता, ऑप्शन डी। 98, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक जो है वो 131 है।
ऑप्शन बी, सॉरी 127 है, सॉरी ऑप्शन डी 127। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, भारत की रैंक 127। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध थे? तो वे थे क्रिकेटर, ऑप्शन बी। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी। ये जो है 125 फीट की ऊंची प्रतिमा है। इससे पहले एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भी लगाया गया है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है, वो महाराष्ट्र के लातूर में लगाया गया है। तो आज ही हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, पूरा अच्छे से एनालाइज करिए। करेंट अफेयर्स, मैथ, जीके, साइंस सभी के साथ ये हमारा सेट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।